नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज का विकास। ठीक है। और इसमें हम लोग विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित इनको हल कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करो। अब देखो, एक तरफ समितियां लिखी, एक तरफ उनके ईयर्स लिखे हैं, तो ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए कि कौन सी समिति का गठन कब हुआ था। मैंने आपको बताया था BAGS, बैग्स। बैग्स के आगे आप लगा सकते हो GT। बैग्स GT, GT मतलब GT रोड। ठीक है। B फॉर बलवंत राय मेहता समिति, A फॉर अशोक मेहता समिति, G फॉर GV के राव समिति। ठीक। आगे आप समितियां जोड़ते जाइएगा। S फॉर सिंघवी, GV के राव हो गया। S फॉर सिंघवी समिति। ठीक है। और ये जी है, ये इस जी से क्या आशय है? इस जी से आशय है गॉडगिल समिति। और टी फॉर खुंगन समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957। अशोक मेहता कब आए थे? 1977 में। और जीवी के राव साहब कब आए थे? जीवी के राव आए थे 1985 में। सिंघवी साहब कब आए थे? सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1986। गॉडगिल समिति की स्थापना हुई थी 1988 में। और थुंगन समिति की भी स्थापना हुई थी 1988 में। ये ईयर्स हैं और इनको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। बलवंत राय मेहता समिति, ये स्थापना हुई थी 1957, बिल्कुल सही है। अशोक जी 1977 में। एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी साहब 1986 में। आप देख रहे हो 86 में। थुंगन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। तो आप यहां से मैच कर सकते हो। ठीक है। 1 2 3 4 ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है? अनुसूची कौन सी है जो पंचायती राज से संबंधित है? आप पहले तो ये जानो कि पूरी हमारे संविधान में अनुसूचियां टोटल हैं कितनी? टोटल है 12। पहले कितनी थी? 8। फिर कितनी हुई? 4। 4 जोड़ी गई। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के लिए अ, अनुसूची नंबर 11। ठीक है। जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची वो है पंचायती राज से संबंधित। क्या आप बता सकते हो इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? इसमें विषय दिए गए हैं, हाँ, 29। और जो 12वीं अनुसूची है नगरपालिका का वर्णन है जिसमें, उसमें 18 विषय हैं। तो याद रखिएगा कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 9, जिसमें पंचायती राज के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहो या फिर कहो वास्तुकार, ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ठीक है। बलवंत राय मेहता साहब को, BR मेहता साहब को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। क्या बता सकते हो इसकी समिति कब बनी थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था? कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था? ये है अक्टूबर 1959, 1959 में स्थापना की थी। 1959 में स्थापना की थी। प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी राजस्थान में। राजस्थान में नागौर जिला था। और बगदरी, बगदरी गांव में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्थापित की गई? देखो, ये क्वेश्चन दोनों बार आयोग ने पूछा है और एक ही प्रश्न पूछा है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है। तो आपको, हाँ, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। सबसे पहले कहाँ पर? सबसे पहले राजस्थान में। और फिर कहाँ स्थापित की गई थी? फिर स्थापित की गई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। कितनी? ग्राम पंचायत के लिए उम्र होती है 21 साल। ठीक। देखो, ये 3 4 उम्र है जो आपको याद रखनी है: 21, 25, 30 और 35। 21 पंचायत के लिए। 25 किसके लिए चाहिए? विधानसभा, लोकसभा। CM बनना है तो 25 साल चाहिए।
प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल चाहिए। ठीक है। 30 साल कब कब चाहिए? विधान परिषद में अगर जाना है तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में जाना है 30 साल उम्र होनी चाहिए। 35 कब कब होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनना है 35, गवर्नर बनना है 35 साल। तो ये एज है, याद रखिएगा इनको। ये एक जगह नोट्स बना लो और इनका बार बार रिवीजन करिएगा। चूंकि इस तरह के प्रश्न हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिएगा। इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित भी कीजिएगा। तो अशोक मेहता कब आई थी? काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है 1977 में। बी आर मेहता 1957 में। ठीक है। एल एम सिंघवी समिति कब आई थी? ये 1986 में। और जीवी के राव कब आई थी? जीवी के राव आई थी 1985 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? तीसरा। सबसे पहले तीन आएगा, फिर आएगा एक, फिर आएगा 85 यानी कि चार, और फिर आएगा 86 यानी कि दो। तो तीन एक चार दो कहां पर है? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान के किस भाग में तीन स्तर कौन कौन से हैं? एक तो गांव का स्तर है, दूसरा क्षेत्र का स्तर है, ग्राम पंचायत हो गई यहाँ पे हो गया क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति आप कह सकते हो। तीसरा है जिला स्तर पर, इसको आप कह सकते हो जिला पंचायत। ठीक है। तो तीन स्तर कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? संविधान का भाग 9। क्लियर है बात? तो संविधान के भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायतें हमें देखने को मिल जाती हैं। और भाग 9 में है, 9 में ये है स्थानीय स्वशासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10वां, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आप यहां से देख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम्म, हाँ, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2021 में, और फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होता है, बस थोड़ा सा हल्का परिवर्तन करके 2019 में पूछा गया था डीईओ में। तो क्वेश्चन यही रहते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं, बस हल्की फुल्की चेंजमेंट होती है इनमें। अब देखो कालानुक्रम में, राव समिति, राव का आशय है जीवी के राव। जीवी के राव कब समिति आई थी? 1985 में। ठीक है। बी आर मेहता 1957 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में, और अशोक मेहता 1977 में। अब आप इसमें मैच कर लीजिए। सबसे पहले तीन आएगा, फिर आएगा तीन के बाद 77, तीन चार, और फिर आएगा एक और दो, तीन चार एक दो। ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 11, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार सजाइए। देख लो, ये यूपीपीसीएस प्री में 2017 में पूछा गया है। फिर से वही सवाल है, तो आप इसको देखिएगा। फिर से मैं बार बार करवा रहा हूं इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 12, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, साथ ही साथ इन्हें कालानुक्रम में भी व्यवस्थित कीजिए। फिर से देखो वही सवाल है, लेकिन इसमें इस बार एक नई समिति ऐड कर दी है, पीके थुंगन समिति। लेकिन सवाल वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, देखो कितनी बार हो चुका है। ठीक है। ये इस बार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में आया था 2018 में। एलएम सिंघवी समिति, ये 1986, अशोक मेहता 1977, जीवी के राव समिति 1985, और पीके थुंगन समिति ये 1988। अब आप मैच करिएगा। सबसे पहले आएगा तीन, फिर आएगा 85 यानी कि चार, फिर आएगा एक 86 वाला, और इसके बाद आएगा पीके थुंगन यानी कि दो। तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल एक आपने पढ़ा होगा 40, ये ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। कहाँ कहाँ पर है ये 40? ये 40 है संविधान के भाग 4 में। क्या है 4 में? 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात डीपीएसपी इनको कहते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखो। अच्छा, ये जो 40, ये जो भाग 4 है, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब बातें। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? फिर से वही सवाल है, आओ देखते हैं इसको एक बार फिर से। ये 2014 में पूछा गया है, और ये देखो 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से वही है, ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से? विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी ताकि जो ग्रामीण जनता है वो अपना शासन खुद संभाल सके, अर्थात जो जन हैं, जो लोग हैं, उनका विकास में स्वयं भागीदार हों वो। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो ये जो शासन है, शासन किन्हीं एक व्यक्ति या एक समुदाय के हाथों में ना रहे, हर व्यक्ति के हाथों में शासन जाना चाहिए। ठीक है। तो पंचायती राज के माध्यम से इन गांव वालों को एक तरह से शासन की बागडोर दे दी गई थी अपने क्षेत्र की। और वित्तीय संग्रहण तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, एक और तीन। ठीक है। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय पंचायत में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ग्राम पंचायत सम्मिलित है, ब्लॉक समिति सम्मिलित है, जिला परिषद सम्मिलित है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। और आगे चलो। ब्लॉक समिति तो नहीं लग रहा है मुझे, ब्लॉक समिति बिल्कुल नहीं है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है, यही सही है। दरअसल 1957 में जब बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो इन्होंने कहा था कि 3 स्तर की पंचायतें होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत, इनका गठन होना चाहिए। तो आप इन समितियों को बार-बार हाँ, रिवाइज करिएगा। तो इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल हल्के लगेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 17, नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक से अधिक कथन है, दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। पढ़ो जरा इनको। आगे कथन है और कारण है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। ठीक है। ये पंचायतों का गठन होगा। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, ये भी सही है। एक और दो जो हैं वो दोनों सही है। ठीक है। अब देखो, क्या आर ए का सही कारण है? पढ़ो जरा फिर से। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर कराया जाएगा क्योंकि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, ये तो नहीं लग रहा है मुझे। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर इसलिए कराया जाएगा क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, ये इसका सही कारण नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर हैं तो दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, बिल्कुल सही है। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद है 243 या घा, ये हिंदी का है। अगर इंग्लिश वर्जन आप पढ़ोगे तो ZD मिलेगा आपको। ठीक है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि जो जिला योजना समिति होती है, उस समिति का प्रावधान इस आर्टिकल में दिया गया है। आप फिर से समझिए, जिला योजना समिति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 243 ZD में। ठीक। और जिला योजना समिति की संरचना का अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है राज्य विधायिका के पास। अगला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो वही है, जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। ये दोनों सही है। ठीक है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिकरण, निर्देशन, नियंत्रण निहित किसमें होता है? ये निहित होता है आर्टिकल 243 के में। ये क्या है? ये है राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 243 का के राज्य निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है। और आर्टिकल एक याद रखो, 243 या का, ये हिंदी का है। अगर इंग्लिश का पूछे तो ZA। इसमें क्या है? इसमें है जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं का निर्वाचन। ठीक। दोनों याद रखिए, पंचायतों का निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है? 243 के में।
अगर आपसे पूछे नगर पालिकाओं का निर्वाचन किस में है, 243 के ZA में। ठीक है। अच्छा, ये अ, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, निर्देशन कौन करता है और नियंत्रण कौन करता है, ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ है, 243 के के में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 20वां। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 50 नहीं, 33 सीटें आरक्षित हैं, 33%। 50 तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर आप देना चाहते हो तो 50% आरक्षण महिलाओं को दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये गलत हो गया पहला। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग, सभी नहीं होते हैं, ग्राम सभा में वही लोग शामिल होते हैं जिनका नाम, जो 18 के हो गए हों, 18 वर्ष के, और साथ ही साथ जिनका नाम निर्वाचन नामावली में आ गया हो। तीसरा देखो, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत एक होगी। हाँ, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होती है, केवल तीसरा सही है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है और तीसरा जिला पंचायत होती है। ये तीन स्तर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 21। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। काहे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारी जो पंचायती राज था वो लागू हो गया था। और इसे कब से मनाया जा रहा है, इसे मनाया कब से जा रहा है, 2010 से। याद रखिएगा, मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने हैं, 29। 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 18। रटे होनी चाहिए एकदम से। ठीक है। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज प्रणाली क्या है। पंचायती राज प्रणाली क्या है ये स्थानीय स्वशासन। ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका आधार होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना इसका आधार होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, ये ऑप्शन दिए हैं, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने के लिए, यही सही है। लोगों को राजनीतिक जागरूक करने के लिए भी नहीं है, यही सही है। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी, ताकि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। संसद में बैठे हुए कुछ लोगों के पास ही शक्ति ना हो, बल्कि गांव में बैठे हुए, हाँ, आम आदमी के पास भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए। इसका ये लक्ष्य है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, पंचायती राज सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज सिद्धांत, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा है। तो ये किसके आधार पर है, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण केवल नहीं होगा, सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ठीक है, एक हाथ में शक्तियां नहीं है। तो अब शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं किसी ने शक्ति बंदूक के दम पे हथियार ली हो। कैसे शक्तियां मिलेंगी हर एक व्यक्ति को, ताकि वो लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है, संपत्ति, जानवर, वाहन पर कर, ये तो है। ऐच्छिक दान या उपहार, ये भी है। कृषि आय पर कर, ये नहीं है। कृषि आय पर ग्राम पंचायत टैक्स नहीं लगा सकती है। ये राज्य का आय का साधन है। ठीक है। ये राज्य का आय का साधन है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है पंचायतों को, तो वो भी इनका आय का स्रोत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सही उत्तर का चयन कीजिए। वे सभी लोग जो 21 वर्ष के हो गए हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य होंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्ति जो 21 साल के हो गए हैं और साथ ही साथ वो राज्य की विधानसभा में चुने जाने योग्य उनकी योग्यता है, तो वो फिर पंचायत के सदस्य, पंचायती राज की सदस्यता, हाँ, वो ग्रहण कर सकते हैं। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। 25 नहीं, यहाँ 21 होना चाहिए।
वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बिल्कुल नहीं। पंचायती राज का सदस्य वही बन सकता है 21 वर्ष पूरी कर चुका हो। और ध्यान रहे वोट डालने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। और पंचायत में जाने के लिए 21 साल, विधानसभा में जाने के लिए 25 साल, लोकसभा में जाने के लिए 25 साल, राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल, विधान परिषद में जाने के लिए 30 साल, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, गवर्नर बनने के लिए 35 साल। तो ये सारे कुछ ईयर्स हैं जो याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना क्या है पंचायती राज में? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य सरकार स्थानीय रूप से। ये गलत है, चतुर नहीं है। 3 स्तर की पंचायतें हैं हमारे यहाँ, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय, हाँ यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, वह न्यूनतम संख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? आंसर याद रखिए, इसको मैंने कई बार बताया है आपको। 20 लाख की अगर आबादी से नीचे की आबादी है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। ये एकदम कंठस्थ कर लो, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा है, ये बदलेंगे नहीं। अ, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे सरकार चाहे तो बदल सकती है लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ये चीजें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, पंचायत समिति के सदस्य क्या है? पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? नहीं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा उसे कैसे, उसका निर्वाचन कैसे होगा, तो आंसर होगा इसका होगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहां देखो प्रत्यक्ष का कौन सा है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो यही सही है। फिर से समझो, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष उन्हीं सदस्यों में से निर्वाचित होते हैं। वही सदस्य जो ये जनता चुनती है, इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष बना दिया जाता है। या हम ये कहें जो अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है अपितु अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? अब आपसे ये पूछा है, देश में पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में, और कौन सी समिति थी वो? समिति थी बलवंत राय मेहता की समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी जनवरी में, और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर अपने देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। तो हमारा आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता साहब ने लोकतांत्रिक, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता साहब ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना भी प्रस्तुत की थी। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इन्हें बलवंत राय मेहता साहब को, बलवंत राय मेहता साहब को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको, ठीक है। और बलवंत राय मेहता साहब ने ही बताया था कि जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि किसने कहा था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। आंसर होगा बलवंत राय मेहता साहब, ठीक है। कब समिति बनी थी? 1957 में, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 33, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक बनाना है, ये किसने कहा था? संवैधानिक बनाना है ये कहा था एल एम सिंघवी साहब ने। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एल एम सिंघवी समिति से कहा जाता है, और ये बनी थी 1986 में, ठीक है। इस समिति ने क्या क्या कहा था, आओ एक नजर डाल लेते हैं। इसने कहा था पंचायतों को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इस समिति ने क्या कहा था? इसने कहा था कि दलगत प्रणाली के आधार पर दलगत प्रणाली के आधार पर
चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या बता सकते हो आप कि दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव होने चाहिए, ये सिफारिश किसने दी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और इसने क्या कहा था? एल एम सिंघवी समिति ने इसने कहा था राज्य वित्त आयोग भी बनना चाहिए पंचायतों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए। और इसने कहा था पंचायतों को करारोपण का अधिकार भी मिलना चाहिए, का अधिकार। ठीक है। पंचायतों को करारोपण के अधिकार के बारे में एल एम सिंघवी समिति, तो ये सारी की सारी जितनी भी सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें एल एम सिंघवी साहब की हैं। ठीक है। तो एल एम सिंघवी साहब ने कहा था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और वही आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी कमेटी। ठीक है। कब आई थी ये? 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 34। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई 1957 में, और इसी समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। ये तीन स्तर कौन कौन से थे? सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करो, दूसरा क्षेत्र पंचायत का गठन करो, ठीक है, मध्य स्तर पर, और तीसरा जिला पंचायत का गठन करो। तो आप यहाँ पर पंचायत शब्द और जोड़ लीजिएगा। तो ये तीन स्तर की सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता साहब ने। आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 35। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? कौन कौन सी समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आओ एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बैक्स, यानी कि ये हो गई बलवंत राय मेहता समिति। आप मेहता समिति अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिखते जाइए, बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरी है अशोक मेहता समिति। ठीक है। ये है जी फॉर है जी वी के राव समिति। एस फॉर है एल एम सिंघवी समिति। क्लियर है बात? अब बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, याद रखिएगा इनके ईयर्स। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1900, अशोक मेहता 77, मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी यहाँ पे। जीवीके राव समिति कब आई थी? जीवीके राव समिति जो आई थी वो आई थी 1985 में, और सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ठीक है। अब इसके अलावा भी और कई सारी समितियां हैं जो हमारे पंचायती राज से संबंधित हैं, इनको भी आप याद रखो। इनके लिए मैंने एक शॉर्ट नेम बनाया है, डॉक्टर पी के गाडभू। ठीक। इसको आप याद रखिए, डॉक्टर पी के गाडभू। डॉक्टर फॉर डी फॉर है दांत वाला, दांत वाला समिति। आप समिति ऐड कर लीजिएगा। ये समिति आई थी 1978 में। आर फॉर आर आर फॉर है राव। राव से आशय क्या है? जीवीके राव नहीं, जीवीके राव जी से थे। अब यहाँ आर से आशय है हनुमंत, हनुमंत राव समिति। ये भी पंचायती राज से संबंधित है। 1984 में ये 1984 1984 में ये आई थी। ठीक है समिति। अब देखो पीके लिखा है, तो आप लिख दो पीके तुंगन समिति। ठीक है, पीके तुंगन समिति कब आई है? 1988 में। ठीक। अब लिखा है गाडभू। गार्ड मतलब गाडगिल समिति। गार्ड से आशय है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति कब आई? 1988 में आई। इसके बाद भू लिखा है, तो आप भू लिख दो, यानी कि भूरिया समिति। भूरिया समिति कब आई थी? 1995 में। ये सारी की सारी समितियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब इसमें देखो जरा, ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, और आपसे पूछा है कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो बी आर मेहता, ये है बलवंत राय मेहता। ठीक है। संथानम समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक भ्रष्टाचार को हटाने वाली, एक तरह से हम कह सकते हैं, समिति थी। भ्रष्टाचार नियंत्रण करने वाली समिति थी। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, भ्रष्टाचार विरोधी एक समिति थी। इसका गठन हुआ था 1962-64 में, और इसी की सिफारिश के आधार पर सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। सीबीआई का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? संथानम।
और केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी स्थापना की गई थी संथानम समिति के आधार पर, मतलब इसकी सिफारिश के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, पूरी एक लिस्ट बना दी है वहां पे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज की है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, और पीवीएन राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां देखो, 70 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में आया था, 1993 में ये लागू हुआ था। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें क्या है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी? ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर पंचायत। तो आप देख लो 73वें में क्या क्या है। जिला स्तर पर पंचायत है, ग्राम स्तर पर पंचायत है, और क्षेत्र स्तर पर भी है। नगर पंचायत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नगर पंचायत कहाँ है? नगर पंचायत कहाँ है? नगर पंचायत है आपका मिलेगा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? आरक्षण के बारे में आर्टिकल 243 का डी है, मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आप पूरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। आर्टिकल 243 का डी, और इसमें अनुसूचित जातियों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? अब एक सीधी सी बात समझो, अनुसूचित जातियां जहां होंगी वहीं तो आरक्षण होगा। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर एससी की आबादी नहीं है, तो जब नहीं है तो यहाँ पर आरक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट देखो, निम्न पंचायतों में से इन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में कौन कौन सी शामिल है? ये देखो, जिला योजना, जिला योजना में कौन कौन सी पंचायतें शामिल हैं? इसमें दो पंचायतें शामिल हैं, एक तो है जिला पंचायत, ठीक है, और एक है नगर पालिका, या हम कहें नगर पंचायत। तो नगर पंचायत शामिल है और जिला पंचायत शामिल है। ठीक है, तो अब जिला पंचायत तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें केवल एक सही होगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बड़ा शानदार पूछा जाता है और कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वो प्रश्न ये है कि जो जिला योजना है, जिला योजना ध्यान से देखना इसको, जिला योजना समिति में अ, उपबंध इसके लिए कौन बना सकता है? फिर से समझो, जिला योजना समिति के लिए उपबंध बनाने की शर्त किसमें निहित है? तो ध्यान रखें, उपबंध इसके लिए, इसमें चेंजमेंट कौन कर सकता है? वो कर सकता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल जिला योजना समिति के उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है या फिर उपबंध नए बना सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो कथन पहला पढ़ो, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। आर्टिकल 280 का एक खा है, उसमें कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करना, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, राज्य का विषय बना हुआ है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची है 29 विषय हैं। ठीक है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। इसका जो ए पार्ट है वो सही, ए पार्ट गलत हो जाएगा और बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है, आओ पढ़ लेते हैं। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, हाँ ये बिल्कुल है। मेलों पर जो बाजारें लगती हैं गांवों में, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वहां कर आरोपित किया जाता है और वहां से वित्त भी प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण, ये गलत है।
आगे पढ़ो जरा। स्थानीय समुदाय की भागीदारी बिल्कुल होती है। इसी स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, इसी वजह से तो स्थानीय स्वशासन लाया गया है, ताकि जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो केंद्रीकरण ना रह के विकेंद्रीकरण में बदले। वैधानिक स्थिति, हाँ ये भी सही है, संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है स्थानीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसमें देखो केंद्रीय नियंत्रण, ये जो पंचायतें हैं या हम कहें स्थानीय स्वशासन है, वो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है यहाँ पे। कैसे पता कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है? आप देख लो। अगर हमें स्थानीय स्वशासन के हिसाब से स्थानीय स्वशासन में पंचायतों का चुनाव करवाना हो, निर्वाचन करवाना हो, केंद्र उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है। अगर हमें अगर पंचायतों को वित्त प्रदान करना हो तो फिर उसके लिए राज्य वित्त आयोग भी होता है। बोलो। उसके लिए राज्य वित्त आयोग होता है। और इसको स्थानीय स्वशासन के लिए अगर कोई काम करना है तो काम करने के लिए 29 विषय भी दिए गए हैं। तो ये निर्धारित करता है कि स्थानीय स्वशासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है। याद रखिए ये सारी बातें मेंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि वहां पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रकार से अ, उदाहरण दे के भी लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोत कौन कौन से हैं? वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। अब ध्यान से देखो, पंचायतों के राजस्व के स्रोत कौन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, यानी वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों को कुछ दिया जाता है। हाँ, यहाँ से भी पंचायतों का एक स्रोत है राजस्व का। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, बिल्कुल, ये भी यहाँ से भी पंचायतों को सहायता मिलती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम होता है निर्वाचन करना, चुनाव करवाना, वित्त प्रदान करना नहीं होता इसका काम। आगे पढ़ो जरा, ये गलत हो जाएगा, आगे पढ़ो। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान लेकर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 5। 1 2 3 और 5 यही सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त क्यों नहीं होगा? ये राजस्व के लिए थोड़ी ना है, ये है चुनाव के लिए। ठीक है। जहां कहीं भी चुनाव की बारी आएगी तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जो इसका सही उत्तर होगा, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये होगा 2000। अब देखो, अगर जिला पंचायत है, ठीक, तो जिला पंचायत में एक सदस्य अगर हमें निर्वाचित करना हो तो फिर कितनी आबादी में एक सदस्य निर्वाचित होगा? फिर से समझो, कितनी आबादी के बीच से एक सदस्य का निर्वाचन जिला पंचायत के लिए होता है? याद रखिएगा, 50,000। ठीक है। ये एकदम याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए। अब आ जाओ, जिला पंचायत हो गया, अब आ जाओ क्षेत्र पंचायत में। क्षेत्र पंचायत के अगर एक सदस्य का निर्वाचन करना हो तो कितनी आबादी के बीच से करेंगे? हाँ, 2000। याद रखिएगा इसको भी। अब आ जाओ ग्राम पंचायत में। अगर आबादी 0 से लेकर 500, जीरो तो नहीं ही होगी, 1 से लेकर 500 अगर आबादी है तो 1 से लेकर 500 सदस्यों में से हम 7 सदस्य ग्राम पंचायत के लिए चुनते हैं। ठीक। अगर आबादी 501 से लेकर 1000 तक है तो फिर हम ग्राम पंचायत के लिए 9 सदस्य चुनते हैं। याद रखिएगा इसको, बेटा बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर 1001 आबादी से लेकर 2000 आबादी तक है उस क्षेत्र की, तो फिर हम यहां से सदस्य चुनते हैं 11। और अगर 2001 आबादी से लेकर 3000 आबादी तक है, लोग रहते हैं, तो हम वहां से चुनेंगे 13 लोग ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है। अब आगे देखो, अगर आबादी 3001 से ज्यादा है या 3000 से ज्यादा है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के लिए 15 सदस्य चुने जाते हैं। ये डेटा भी हमारी परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं, याद रखिएगा इनको। नंबर नेक्स्ट देखो 44। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है?
तो याद रखिएगा इसको, ये लोकपाल अंतर क्षेत्रीय राजनीति पंचायती राज पद्धति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है? अब आप देखो, नागालैंड, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहां पर पंचायती राज संस्थाएं लागू नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज संस्थाएं लागू नहीं होती। कौन कौन से हैं? जैसे मणिपुर, मणिपुर का वह क्षेत्र, मणिपुर का ऐसा क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। ध्यान रखें, फिर से इसको याद, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मणिपुर का वह क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां पे लागू नहीं होती है। अच्छा, अब आ जाओ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग का जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी पंचायती राज लागू नहीं होता है। ठीक है। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है? त्रिपुरा में लागू होती है, लेकिन अ, मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, मणिपुर का वो क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां लागू नहीं होती है। नागालैंड में बिल्कुल लागू नहीं होती है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। केरल में लागू होती है, असम में भी लागू होती है। ठीक है, तो हमारा 45 का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 46, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ये राज्य है बिहार। ठीक है। हालांकि न्याय पंचायतें जो होती हैं, उन उसमें किसी को बंदी बनाए जाना, इसका अधिकार नहीं होता है, लेकिन बिहार में इसका अधिकार प्रदान किया गया है। और कुल मिला के न्याय पंचायतों का एक ही काम होता है कि गांव स्तर पर त्वरित कार्यवाही करना। ठीक है, न्याय के क्षेत्र में और सस्ता न्याय प्रदान करना गांव के लोगों को, इसलिए न्याय पंचायतों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 47 कह रहा है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट्स हैं जो लगातार पूछी जाती रहती हैं। याद रखिए, ये कहा था गांधी जी ने। ठीक, गांधी जी का एक और कोट याद रखिए। इन्होंने क्या कहा था एक बार? इन्होंने कहा था, यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। तो ये वाक्य भी आप याद रखिए, ये भी गांधी जी ने कहा है। आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगी? पंचायती राज व्यवस्था किस पर लागू नहीं होती है? मैंने अभी आपको बताया था, कौन है? नागालैंड है, और कौन है? मेघालय और मिजोरम। ये तीन क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, अब देखो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, उसे तकनीकी सहायता प्राप्त किसने की थी? 1952 याद रखिए, सामुदायिक, ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए भाई, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो अ, कब शुरू हुआ था? तो ये भी याद रखिए, 1952। एक ईयर और याद रखो, 1953। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ ये था कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये शुरू की गई थी, और इन्हीं की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें तकनीकी सहायता किस देश ने प्रदान की थी? तो देश है अमेरिका। क्लियर बात? अमेरिका ने इसमें तकनीकी सहायता प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही का ही एक अंग है। बिल्कुल गलत है। गांवों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था करना, ये ठीक लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय, नहीं, ये और ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन, यही है पंचायती राज का सही अर्थ। ठीक है।
हालांकि इसमें हम नजदीक पहुंच रहे थे, लेकिन जब ऑप्शन सामने ये वाला हो तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नजदीक उत्तर हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन किए जाने चाहिए? यदि पंचायतें भंग हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए 6 मास के अंदर निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और 6 महीना ये कॉमन है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे कितने महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर निर्वाचित करना होगा? बताइए मुझे इसे कमेंट बॉक्स में। इसलिए हाँ, 6 महीना यहाँ पर एक कॉमन अवधि होती है, 6 महीना। इसमें हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य है करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 52, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पढ़ो। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, बिल्कुल सही है। संविधान का 74वां अधिनियम पंचायतों से संबंधित है क्या? नहीं, ये गलत है। जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992, ये किससे संबंधित है? ये है नगर पालिका से। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? ये नगर पालिका से संबंधित है, तो हमारा यही गलत हो जाएगा। आगे देखो, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराएगा, बिल्कुल सही है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें कि विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, विधान परिषद, लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव ये सब कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के तीसरे में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है महिला आरक्षण, और महिला जो आरक्षण है उसमें 1/3%, 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। इसका संबंध है ही नहीं। देखो आर्टिकल 334 क्या कहता है, इसके बारे में जान लो जरा, फिर आपको ये उत्तर समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 334 कहता ये है कि आरक्षण और जो विशेष प्रतिनिधित्व आपने दिया है, आरक्षण दिया गया है SC ST को, महिलाओं को, और जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसकी अवधि केवल 70 साल होनी चाहिए। यानी 70 सालों के बाद ये आरक्षण वगैरह सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी चल रहा है, राजनीतिक हित इसमें निहित हैं, और खैर जो भी है उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व ये 70 सालों में समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है 334 में। क्लियर है बात? आर्टिकल 334 में। अब आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण से संबंधित कौन सा कथन है, तो ये वाला कथन तो है ही नहीं। ये तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला होगा वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर आंसर हो जाएगा। हाँ, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? राज्य निर्वाचन आयोग आपसे पूछा जाता है, इसका आर्टिकल बताओ। 243 का ए, याद रखिएगा इसको। राज्य निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है 243 का के, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, मुझे बता सकते हो कि वर्तमान में यूपी का जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? वर्तमान में जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं मनोज कुमार। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आओ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पंचायतों की संरचना में कौन सा एक सही नहीं है? ऐसे
ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे अपने यहाँ मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा हो, वही अपने यहाँ मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन करें। अगर ऐसा राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेगा। आगे देखो, प्रत्येक राज्य ग्राम सभा मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। बिल्कुल गलत है। पहले वाक्य में अभी यही मैंने कहा है कि प्रत्येक राज्य तीनों स्तरों पर पंचायत का गठन तभी करेगा जब उसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा होगी। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। 20 लाख नहीं है तो आप मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो, तीसरा, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर ही पर होती है और वहीं पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। चौथा देखो, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। इसे शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो हमारा जो गलत होगा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अधिकतम संख्या पूछी जाती है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल याद रखो, 243 का जेड जे। ठीक है। इसमें समिति के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वो दी गई है 21। हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। क्लियर बात? निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 होनी चाहिए। अब आओ जरा हम बात कर लेते हैं सहकारी समिति की। तो देखो, सहकारी समिति, आप कमेंट में मुझे बताइए, सहकारी, हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है। सहकारी समितियां कब आई थी? सहकारी समितियों को संविधान में जगह कब मिली थी? ये मिली थी 2011 में। संविधान संशोधन नंबर था 97वां। ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, और उसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ठीक। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 का नहीं, बी। ठीक है, खा हम कह सकते हैं, क्योंकि 9 के का में तो वो है नगर पालिकाएं, है ना। अच्छा, इसके लिए सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, याद रहे आपको। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए नगर पालिका के लिए संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 18। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सहकारी समिति है, सहकारी समितियों के लिए संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 12। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? ठीक है। राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? पहला है नगर निकायों द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना। बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों की संरचना संबंधित प्रावधान करना। बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों की कितनी संरचना होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, इसका प्रावधान भी हाँ राज्य सरकार कर सकती है। नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करना, यह भी सही है। नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी करना, ये गलत है। निर्वाचन कार्य की निगरानी कौन करता है? वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। ये करता है निगरानी। बाकी निर्वाचन के तरीके में अगर सुधार करना है तो वो विधानमंडल करेगा, यहां पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्वाचन अगर हो रहा होगा तो निर्वाचन कार्य की निगरानी किसके अंडर में होगी? राज्य निर्वाचन आयोग के। तो यहां से चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? पंचायतों में अध्यक्ष पद में आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए आधार क्या है? आधार है लिंग। काहे? ये कैसे आधार हो गया? क्योंकि स्त्रियों को भी तो आरक्षण मिलता है, तो स्त्रियों को किस आधार पे मिल रहा है? लिंग के आधार पे। और किस आधार पे मिलता है? जाति के आधार पे। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हमारे संविधान के किस भाग में
पंचायती राज के 3 सोपान हैं। कौन सा भाग है? भाग है 9। यहां पर है 3 सोपान। कौन कौन से? मैंने कई बार आपको बताया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। और ये तीनों सोपानों की अवधारणा दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 1957 में उनका गठन हुआ था। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है, बलवंत राय साहब ने कहा था कि इसे कार्यकारी निकाय होना चाहिए। साथ ही साथ जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी को होना चाहिए। ये कई सारी सिफारिशें थी जो बलवंत राय मेहता साहब ने करी थी। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति ये किस स्तर पर गठित होती है? तो आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति को, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। बलवंत राय मेहता साहब थे। ठीक, फिर से देखो, बलवंत राय मेहता साहब। बलवंत राय मेहता साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 3 स्तर की पंचायतें होनी चाहिए। ठीक है। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरे स्तर पर खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत आप कह सकते हो। ठीक है। और फिर एक इन्होंने कहा था कि जिला पंचायत होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, या हम इसे कह सकते हैं पंचायत समिति। ठीक है। पंचायत समिति का गठन कहाँ होना चाहिए? क्षेत्र स्तर पर या खंड पंचायत में। और जिला पंचायत जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होना चाहिए। तो ये 3 स्तर थे जो बलवंत राय मेहता साहब ने बताए थे 1957 में, 1957 में। ठीक है। आपसे पूछा है कि पंचायत समिति की ये किस स्तर पर गठित की जाएगी? ये गठित होगी खंड स्तर पर। आंसर होगा खंड स्तर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 62 में कहा गया है पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल ये प्रारंभ कब से होता है? पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये कब से प्रारंभ होता है? जैसे ही अधिवेशन की बैठक होती है। प्रथम अधिवेशन की बैठक के लिए नियत तिथि से इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिणाम घोषित होने से नहीं होता है, चुनाव की तिथि से भी नहीं होता है। जब भी कभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का शुरू होगा तो ये देखा जाता है कि कब से शुरू हो रहा है। तो जब से उसकी पहली बैठक या पहला हम अधिवेशन कह सकते हैं, इसकी तिथि आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय, ये दोनों देखो क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ आप प्रॉपर समझ लो, पंचायत के होने हैं चुनाव। ठीक है, बात समझना। पंचायत के चुनाव होने हैं। चुनावों चुनाव होंगे, इसका निर्णय कौन करेगा? चुनाव होंगे, कराए जाएं या ना कराए जाएं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है राज्य सरकार। ठीक, बात समझ पाए आप? अब आ जाओ यहां, पंचायत चुनाव होंगे तो ये कैसे होंगे? ठीक, इसकी निर्वाचक नामावली तैयार करना और भी कई सारे काम वो कौन करता है? ये सब करेगा राज्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग। इन दोनों में बहुत अंतर है, इसको आप गौर करिए। पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार। पंचायत चुनावों को कैसे कराया जाएगा, इसका निर्णय कौन कराएगा? ये इसका पूरा का पूरा प्रबंधन करने का अधिकार किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि चुनाव कराने का निर्णय किसका होता है? आंसर होगा राज्य सरकार का। क्लियर है बात? तीसरा यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। अच्छा, क्या बता सकते हो पंचायत के चुनाव, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका आर्टिकल बताओ मुझे। इसका मुझे आर्टिकल बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव करना है, कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है वो होता है पंचों के द्वारा। पंच ही आपस में मिलते हैं और वो अपने लिए अपना मुखिया चुनते हैं, जिसे कहा जाता है सरपंच। तो अब यहां देख लो, पंचायत के पंचों के द्वारा ही हाँ सरपंच का चयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान? संविधान का भाग है 9। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। यहीं पर है पंचायती राज, इसी भाग में।
कौन कौन से ये पंचायती राज कब जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और अस्तित्व में कब आया था? 1993 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें ये जो 9 भाग है, इसमें आर्टिकल्स कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 का ऋण, यानी कि टोटल ओवरऑल आर्टिकल कितने हैं? ओवरऑल पूरे टोटल इस भाग में आर्टिकल आपको मिलेंगे 16। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमारे कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज भी करवाता चलता हूँ, तो याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को को अधिकृत है ना? कौन है जो पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करेगा, विधि विधान बनाएगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा? तो कानून कौन बनाता है? कानून बनाएगा या तो संसद, या फिर कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल। बोलो भाई, उपबंध बनाने का अधिकार या तो संसद के पास होता है या फिर विधानमंडल के पास होता है। विधानमंडल उन्हीं पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में हो विषय। ठीक, और संसद उन पर कानून बना सकती है जो जो माफ कीजिएगा, संघ सूची में विषय हो। ठीक है, संसद उन पर भी कानून बना सकती है, किन पर? समवर्ती विषयों पर। संसद अपशिष्ट विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, लेकिन हाँ, राज्य की इसमें सहमति होनी चाहिए। तो संसद हर एक में कानून बना सकती है। अब बात ये आती है कि पंचायतों में उपबंध कौन बनाएगा, पंचायतों की संरचना के लिए। पंचायत को आप देखिए, ये किस सूची का विषय है? ये है राज्य सूची का विषय। ठीक है, अब चूंकि राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का होता है। तो फिर राज्य सूची यानी कि पंचायतों पर कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा राज्य का विधान मंडल। क्लियर बात? हमारा ये सही हो जाएगा। स्पष्ट हुई बात आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 67, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए थे? तो पंचायत ले लो और नगर पालिका ले लो। ठीक है, पंचायत ले लो और नगर पालिका ले लो। पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992, 1993 में, अस्तित्व में 93 में आया था। ठीक है, नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कब आया था? 1992 और 93 में। ये है पंचायत और नगर पालिका के ईयर्स, जब ये दोनों ही अधिनियम अस्तित्व में आए थे। आंसर क्या हो जाएगा? 1993। क्लियर बात? अब जरा पंचायत को एक बार एक नजर से देख लो। पंचायत किस भाग में है? भाग है 9। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 243 से 243 का ऋण। ठीक, और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया? 73वां। अब नगर पालिका में आ जाओ, कौन से भाग में है? भाग 9 का। कब आया? 74 में आया, 1993 में आया। ठीक है, ये किस अनुच्छेद तक ये विस्तारित है? आर्टिकल है 243 का ता से, याद रखिएगा, 243 का या छा। ठीक है, मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूं। क्लियर है बात? ये सारी की सारी बातें आप एक जगह नोट करिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचित कौन होते हैं? तो इसके लिए आप एक टेबल बना लेते हैं। कौन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचित, कौन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचित? ठीक है, इसकी एक बना लेते हैं हम लोग टेबल। अगर हम बात करें किसकी? ग्राम पंचायत की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की, और फिर हम बात करेंगे किसकी? जिला पंचायत की। ध्यान से देखते रहना, और हमारे साथ साथ आप चाहो तो इसकी टेबल बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, कौन कौन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के इनके अपने अपने अध्यक्ष भी होते हैं, इनके अपने अपने सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत में भी एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। यहाँ भी एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। अब जरा देखो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हाँ, बिल्कुल चुना जाता है। इसके सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टेबल को गौर करिएगा।
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं और ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ वो होंगे। तो अध्यक्ष जो होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, सदस्य भी डायरेक्ट चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत में अध्यक्ष डायरेक्ट नहीं चुना जाता, क्लियर है बात। जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। क्षेत्र पंचायत के सदस्य ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, ठीक है। अब जिला पंचायत में आ जाओ। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जिला पंचायत के सदस्य ही अपने में से एक मेंबर को अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये भी कौन हो गया, ये भी जाएगा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है अध्यक्ष। अच्छा, सदस्य ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आप पूरी की पूरी टेबल याद रखो। अब यहाँ प्रश्न में वापस आओ। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कौन होता है? मैंने क्या बताया है? प्रधान, ठीक। सरपंच, अब यहाँ नोट बना के एक लिख लेना, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया है। सरपंच ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। किसके द्वारा? पंचों के द्वारा। पंच ही अपने में से एक सरपंच चुनते हैं, ठीक है। क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख का मतलब क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष ये भी देखो यहाँ पे, हाँ, अप्रत्यक्ष चुना जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 और 3, ठीक। 1 और 3, यहाँ पर कोई है गड़बड़, मैंने बोल दिया क्या? 1 और 3 नहीं, 1 और 5 ये सही होगा, ठीक है। तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा, क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 69, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ लो जरा। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ो। लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, ये गलत है। कृषि उत्पादन, बिल्कुल गलत है। रोजगार बढ़ाना, ये कोई लक्ष्य नहीं होता है पंचायती राज का। पंचायती राज का सीधा सा अर्थ होता है कि जो लोगों, गांव में लोग हैं, उनको प्रशासन में भागीदारी बनाना, उनको प्रशासन में भागीदारी देना ताकि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके, ठीक है? तो ये पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 70, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लो जरा। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त, ये बिल्कुल गलत हो गया। 15 अगस्त को प्रभावी नहीं हुआ था, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। कब हुआ था ये प्रभावी? 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ था, 1993 भी लिख लो। इसी वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो 24 अप्रैल है वो मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, और गलत ही पूछा है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देख लो जरा। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही है। पंचायत व्यवस्था जो है वो भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। आपने दक्षिण भारत में देखा होगा पंचायतों का प्रचलन, स्थानीय स्वशासन वहीं से आया है। और इससे पहले भी आपने अगर महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक झलक मिलती है पंचायती राज की। मौर्य प्रशासन में भी हमें पंचायती राज की झलक मिलती है। सबसे जो छोटा होता था, ग्रामीणी होता था। गुप्त काल में भी हमें पंचायती राज की झलक देखने को मिलती है ना। कहीं ना कहीं ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा है ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। 243 जी क्या है? 243 जी है पंचायतों की शक्तियां और उनके प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व, तो ये भी सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय है। तो हमारा जो गलत होगा वो यही पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देख लो जरा। पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, बिल्कुल सही है। पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1973 में, गलत हो गया। 92 93 में, 92 93 में, ठीक है। और नगर पालिकाओं के लिए कौन आया था? 74वां संविधान संशोधन 92 93 में। सहकारी समितियां ये भाग 9 में है, ये भी सही है। और अधिकरण, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, तो कहाँ है? अधिकरण किस भाग में है? अधिकरण भाग में है, इसके लिए भाग है, अधिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ,
भाग है 14 का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये 14 का क्या मूल संविधान में था? नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था। कब आया ये मूल संविधान में? ये आया इंदिरा गांधी की सरकार में। सॉरी, कौन सा था अमेंडमेंट? मिनी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? देखो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, मिनी संविधान कौन है? हाँ, 42वां। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसी सरकार के अंतर्गत ये भाग 14 का जोड़ा गया, जिसमें अधिकरण को जोड़ा गया। अधिकरण, दो प्रकार के अधिकरणों का वर्णन किया गया है, प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों के अधिकरण। तो मैं जब ये पॉलिटी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। और इसके आर्टिकल भी होते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकरण के आर्टिकल्स हमारे एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछे भी गए हैं। इसमें आगे मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। आर्टिकल 323 का प्रशासनिक अधिकरण के लिए है। जो अन्य मामलों के अधिकरण है वो 323 के खा में वर्णित है, ठीक है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, यही हमारा गलत हो जाएगा। अधिकरण किसमें है? भाग 14 का में। कब जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही है। जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना नहीं है ये, तो एक दो तीन सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा पंचायती राज के अर्थ में सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ये सही है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं है। सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी रहती है। और अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, ठीक है। अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग भी नहीं है। सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी रहती है। तो यही एक और तीन सही है, ये वाला। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं शामिल हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। बिल्कुल सही है। महिलाओं को जब से आरक्षण दिया गया है से बहुत हद तक तो सुधार नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके जीवन में बदलाव, परिवर्तन आया है। अब आगे देखो, ये पहला तो सही हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। महिलाएं मांग नहीं कर रही हैं, महिलाओं को दिया गया है। अभी आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो उसमें आज भी ये गांव में स्थिति है कि महिला जो प्रधान होती है वो झंडारोहण ना करना, उसके, हाँ, पति प्रधान बन जाना, तो इस तरह की परंपराएं आज भी गांव में प्रचलित हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये दूसरा कथन है ये गलत है। आरक्षण की मांग लंबे समय से महिलाएं, हाँ, कर रही हैं, ये स्पष्ट नहीं है। तो यहां से जो सही हो जाएगा वो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? एक आर्टिकल है 243 का डी, ठीक, या हम कहें आर्टिकल 243 का घा। ये कहता है आरक्षण की बात, ठीक है। अब इसमें देखो 243 का ये घा सही हो जाएगा महिलाओं के आरक्षण के लिए। झा में क्या कहा गया है? 243 का झा, इसमें राज्य वित्त आयोग की स्थिति स्पष्ट की गई है। 243 के जा में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है पंचायतें कर लगा सकती हैं। क्लियर है बात? 243 के गा में बता सकते हो आप, इसमें कहा गया है पंचायतों की संरचना। सी फॉर कंस्ट्रक्शन, 243 का आप सी कह सकते हो इसको। तो 243 का सी, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि पंचायतों की संरचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 1/3 है। वो संवैधानिक प्रावधान है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ आरक्षण की स्थिति, हाँ, 1/3 है। क्लियर बात? आर्टिकल रिवीजन मारो जरा, कौन सा आर्टिकल है? 243 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? स्थानीय शासन की जो शक्तियां हैं वो हमें दी हैं संविधान ने। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 में। 243 का 243 से 243 तक स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन है, तो ये संविधान ही हमें प्रदान करता है। और इसके लिए एक अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 1993 में 73वां। और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान ने हमें स्थानीय शासन की शक्ति प्रदान की है। आंसर हो जाएगा संविधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी है? नहीं, शक्ति की कमी नहीं है। सक्षम नेता भी नहीं हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अच्छे नेता भी हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अज्ञानता की कमी के कारण, जब ज्ञान नहीं होता है, या उदासीनता की कमी, उदासीनता के कारण पंचायती राज का विकास करना संभव नहीं हो पाता है। उदासीनता से आशय है हमारा कि एक सक्रिय रूप से पंचायती राज में एक भाग न लेना। ठीक है। और अज्ञानता की कमी, इन दोनों के माध्यम से पंचायती राज का विकास हो पाना संभव नहीं है। तो अज्ञानता का विकास करिए गांव स्तर पर, और उदासीन मत रहिए पंचायतों को लेके, तो हम पंचायती राज को एक अलग लेवल में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? अशोक मेहता, दो याद रखो, एक तो आप याद रखो बलवंत राय को, बलवंत राय मेहता साहब को। इन्होंने कौन सा दिया था मॉडल? त्रिस्तरीय। ठीक है, 1978 1957 में आई थी ये समिति, 1957 में। ठीक है। और एक और याद रखो, अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति, ये इन्होंने क्या सुझाव दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था कि भाई त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए, दो स्तर की। ठीक है। अच्छा, ये कब आई थी? 1977 में आई थी। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। तो आपसे अशोक मेहता के बारे में पूछा गया है, तो द्विस्तरीय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज्य व्यवस्था, पंचायती राज होगा यहाँ, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं। अब आपसे केवल और केवल इतना पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी आधारित होने चाहिए, ये किस समिति ने कहा था? इतना पूछा है। ये कहा था अशोक मेहता ने। अशोक मेहता समिति, क्या बता सकते हो कब आई थी? अशोक मेहता समिति ये आई थी 1977 में। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसकी कुछ बातें हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आओ एक जगह इनका नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा था द्विस्तरीय पंचायती राज स्थापित किया जाए, यानी द्विस्तरीय पंचायती राज का मॉडल किसने दिया था? अशोक मेहता साहब ने। और इन्होंने कहा था न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने कहा था दलगत आधार पर चुनाव होने चाहिए। ठीक है। तो यही बात लिखी है, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव पार्टी लाइन के आधार पर किए जाएं। ठीक है, दलगत आधार पे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो, संवैधानिक दर्जा दो। ठीक है। अब एक बात यहां से ध्यान रखो, जब भी कभी प्रश्न आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया, तो वहां पर आंसर होता है सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। अशोक मेहता का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि अशोक मेहता की समिति का गठन किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, तो इस समिति को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछे कि संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहली मांग किस समिति ने की थी, तो अशोक मेहता होगा। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए। अच्छा, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक सिफारिश और दी थी। इन्होंने कहा था पंचायत विघटन के पंचायत विघटन के 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। ठीक है, क्लियर बात?
पंचायत विघटन हो उसके 6 माह के अंदर, यानी पंचायत का जैसे ही विघटन हो तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव नए संपन्न करा लिए जाने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं अशोक मेहता साहब की, और भी कई सारी सिफारिशें इन्होंने दी थी। जगह का अभाव है इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। और तो ये सारी सिफारिशें हैं, तो आप इनको एक जगह नोट डाउन करिए, इनका रिवीजन करिए बार बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है? बताओ भाई। पंचायती राज की आधारशिला कहा जाता है ग्राम सभा को। ठीक है, ग्राम सभा को आधारशिला कहा जाता है। अच्छा, ग्राम सभा किस आर्टिकल में है? 243 का। ठीक है, ग्राम सभा याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है कब? से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। ठीक है, मनमोहन सरकार से ये पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग ये क्या है? राज्य वित्त आयोग है क्या? दरअसल आप ऐसे समझो, ये जो राज्य वित्त आयोग है, ये कहाँ वर्णित है? इस आर्टिकल में है। आर्टिकल है 243 का इनकम आई, या फिर हम कहें 243 का झा। ठीक, इस भाग में है। भाग हो जाएगा 9, भारत के संविधान का भाग 9। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या राज्य वित्त आयोग का वर्णन संविधान में है? हाँ है। कहाँ है? संविधान का भाग 9 देख लो, अनुच्छेद 243 का आई देख लो, वहां पर है। तो फिर राज्य वित्त आयोग कैसा आयोग होगा? वो एक होगा संवैधानिक आयोग। ठीक, जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन संविधान में है तो वो संवैधानिक आयोग हो गया। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए प्राधिकृत है? पंचायतों की संरचना का उपबंध कौन करेगा? उपबंध मतलब नियम कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। क्यों? क्योंकि राज्य सूची में आता है पंचायतें, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का नहीं बल्कि विधानमंडल का होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 85 85 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन राव समिति ये संबंधित नहीं है। एलएम सिंघवी समिति ये वही समिति है जिसने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ये वही समिति है जिसने कहा था कि पंचायतों में दलगत राजनीति का हस्तक्षेप होना चाहिए। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और बलवंत राय मेहता समिति ये वही समिति है जिसने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द इन्हीं ने दिया था। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? यही होगा। कई बार मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? सबसे पहले हुआ राजस्थान, 1959। ठीक है, राजस्थान का नागौर बगदरी गांव, नागौर जिला बगदरी गांव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दो कथन दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, ये भी सही है। और ये इसका सही कारण भी है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, हाँ, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या रखता है। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करो, बलवंत राय मेहता समिति 57 में आए हैं। अशोक मेहता समिति 77 में आई है समिति। एलएम सिंघवी 86 में आई है। और पी के थुंगन समिति 1988 में आई है। तो ये सभी सही हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। और बी आर मेहता इनको याद रखो, इन्होंने लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में संसद के द्वारा पंचायतों का जो एक्सटेंशन हुआ था वो कानून कब पारित किया गया? यानी कि आपने पेशा का नाम सुना होगा। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, इसकी ये इसका गठन कब हुआ था? ये कानून कब पारित हुआ था? 1996 में। डेट याद रखिएगा इसको।
ये लागू कब हुआ था? अगर आपसे पेशा लागू पूछा जाए तो ये भी एग्जाम में हमारे पूछा जा चुका है, 24 दिसंबर 1996। ये डेट एकदम याद कर लीजिए। 24 दिसंबर 1996 को पेशा लागू किया गया था। पेशा आज 10 राज्यों में विस्तारित किया जा चुका है। तो हमसे राज्य भी पूछता है कि कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार किया गया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन से 10 राज्य हैं मैं वो लिख रहा हूँ, कहाँ कहाँ पेशा का विस्तार हुआ है। इनको आप एक जगह नोट करिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तीन हो गए। एक दो तीन, चौथा कौन सा है? चौथा है गुजरात। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड है। झारखंड के बाद तीन और तीन, छः, छः। सातवां कौन सा है? सातवां है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप ठीक पूर्व की तरफ जाओ, उड़ीसा मिलेगा आपको। और राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। तो ये 10 राज्य हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों में पेशा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ये यूपीएससी 1996 में आया था। तो इसमें जो पूछा गया है कि शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज शासन आपको पता होगा 3 स्तर का होता है हमारे यहाँ। 3 स्तर का कौन सा है ऑप्शन? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना तो है नहीं। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना भी नहीं है। जबकि 2 स्तरीय किसने कहा था? ये कहा था अशोक मेहता साहब ने। ठीक है। तो ये डेटा भी आपको अब याद हो गए होंगे, मैंने कई बार आपको बता दिया है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यही सही है। याद रखिएगा इसको। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? हाँ, 3 स्तरीय संरचना है। नेक्स्ट देखो, संविधान जो अधिनियम है 1992 का, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन से सही हैं कथन। कथन देखो, जिला आयोजना समिति का गठन 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है, नहीं, गलत है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव करवाएगा, बिल्कुल सही है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आर्टिकल कौन सा है। अब मैं एंडिंग में आ रहा हूं, तो आपको सब ये चीजें याद हो गई होंगी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना का भी मुझे आर्टिकल बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये दोनों का प्रावधान किया गया है, हाँ, 1992 के अधिनियम में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो हमारा यहाँ से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दो और तीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से क्या शामिल है? बलवंत राय मेहता साहब ने कुछ सिफारिशें दी थी 1957 में। 1957 में इनकी समिति का गठन हुआ था। तो इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी। आपसे पूछा गया है कि इनकी सिफारिशों में ये जो कथन लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन सी इनकी सिफारिशें हैं, कौन सी सिफारिशें नहीं है। आ जाओ पढ़ लेते हैं। पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए। ये बलवंत राय साहब ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था? ये कहा था अशोक साहब ने, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। दूसरा देखो, पंचायती राज संस्था को सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण करना चाहिए। यानी जो हस्तांतरण वास्तविक होता है वो पंचायती राज संस्थाओं को होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को, हाँ, शामिल करो। कहाँ पे? संविधान में, इसको संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। तो ये जो संवैधानिक सुरक्षा की बात है, ये किसने कहा था? संवैधानिक सुरक्षा की मांग की थी अशोक मेहता ने, और साथ ही साथ एल एम सिंघवी ने। और जब एल एम सिंघवी ने संवैधानिक सुरक्षा की मांग की थी, उनकी बात को स्वीकार लिया गया था। अशोक मेहता की बात को स्वीकारा इसलिए नहीं गया था क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार ने इनका गठन किया था, और फिर सरकार उनकी, हाँ, धराशायी हो गई थी। तो अब देखो चौथा नंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश, जिलाधिकारी या कलेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि जिला परिषद का जो नेता होना चाहिए, यानी इसका जो अध्यक्ष होना चाहिए, वो जिलाधिकारी को बना दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो पांचवा, पंचायत समिति
कार्यपालक निकाय है, कार्यकारी निकाय है पंचायत समिति, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4 और 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 95 बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को क्या होना चाहिए? जिलाधीश को अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, जो जिलाधीश है उसे जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की कुछ सिफारिशें हैं। इनको आप पूरा वीडियो देखिए और एक जगह नोट्स बना के आप, हाँ, पॉइंट बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी सौंपी जाएंगी। ठीक है। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सीधी सी बात है, इसमें केवल इतना सा पूछा गया है कि मुझे वो भाग बता दो जहां पे राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो भाग कौन सा है? भाग है 4, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आपने पढ़ा ही होगा। एक आर्टिकल और आपने इसी में पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 40। 40 कहता है कि राज्यों का ये उत्तरदायित्व है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। और ये गांधीवादी सिद्धांत है। ये भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आर्टिकल 40 को किस सिद्धांत में रखा गया है? उदार बौद्धिक सिद्धांत है, या समाजवादी सिद्धांत है, या गांधीवादी सिद्धांत है, या नन ऑफ दीज है? तो याद रखिए ये गांधीवादी सिद्धांत है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, चौथा। ठीक है, भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आओ कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनना है तो उसे कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। सरासर गलत है ये बात। अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 साल का होना चाहिए। देखो, अगर आपको पंचायत में जाना है तो 21 साल, विधानसभा में जाना है तो 25 साल, लोकसभा में जाना है तो 25 साल, विधान परिषद में जाना है तो 30 साल, राज्यसभा में जाना है तो 30 साल, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनना है तो वाइस प्रेसिडेंट 35 साल, अगर आपको गवर्नर बनना है तो 35। ये कुछ उम्र की क्राइटेरियाज हैं जो बार बार हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या तो कथन बना के जैसा ये पूछा गया है, या फिर डायरेक्टली। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, पंचायत के समय पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल सही है। इसमें देखो, पंचायत का मान लो ये कार्यकाल है, कार्यकाल यहां समाप्त हो रहा है। ये अगर कार्यकाल 6 महीने का बचा है तो फिर पंचायत भंग नहीं होगी। उससे पहले अगर कहीं भी भंग होती है तो फिर, अगर उससे पहले भंग होती है तो फिर ये शेष समय के लिए ही रहेगी। ये बिल्कुल सही कहा गया है। यानी यहां पर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संबंधी 73वां जो संविधान संशोधन के अनिवार्य उपबंध हैं वो निम्न में से कौन है? पढ़ लीजिए आप इनको। पंचायती राज से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है उसमें क्या क्या उपबंध दिए गए हैं? मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। तो देखो, मैंने पीछे आपको बताया था कि जो अ, ग्राम स्तर होता है, मध्य स्तर होता है, और एक होता है जिला स्तर पर। ठीक है। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष हो या फिर मेंबर्स हो, सबको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मध्य स्तर पर अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष, और जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको प्रत्यक्ष चुना जाता है। जिला परिषद की भी बात अगर हम करें तो अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और मेंबर्स को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। मध्य और जिला स्तर पर पंचायत के जो सभापति होते हैं उनको अप्रत्यक्ष चुना जाता है। बिल्कुल सही है। विघटन होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। ये भी सही है। ठीक है। पिछड़े कार्यों के लिए नहीं, ये गलत दिया है। सीटों का आरक्षण संभव नहीं है, ये गलत है। पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये भी सरासर गलत है। 1 और 2 केवल हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें कौन सी हैं? ये सिफारिशें दी गई हैं। इनमें जो जो अशोक मेहता ने कहा है वो आपको चयन करना है कि कौन सा सही है। अशोक मेहता ने कहा था कि 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। तो पहला वाला कथन दिया गया है, 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन होना चाहिए। बिल्कुल सही है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को कराधान यानी पंचायतें टैक्स लगा सकें, वो अपने लिए कर यानी कि रुपए पैसे की व्यवस्था कर सकें, इसका भी इसका भी सुझाव दिया था अशोक साहब ने, ये भी सही है। पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए, बहुत सही ये है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर पंचायती राज चुनाव कराने हैं तो फिर राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप वहां पर अनिवार्य करिए। नेक्स्ट देखो पांचवा, अतिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, ये गलत दिया है। 6 माह कहा था, ठीक है। तो हमारा जो गलत होगा वो पांचवा होगा, और 1 2 3 4 ये चारों सही होंगे। 1 2 3 4 यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 100। सरकार ने 1996 में पंचायत अ, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम ये किया है। उस अधिनियम को लागू किया है, निम्नलिखित में से कौन अ, उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। तो ये प्रश्न 2013 यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो आओ इसको एक बार फिर समझते हैं। सरकार ने 1996 में पेशा को लागू किया। पेशा में जो उद्देश्य हैं ये उद्देश्य लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा उद्देश्य पेशा में नहीं है, आपको वो छांटना है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल सही है। और पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, स्वशासन प्रदान प्रदान किया गया है तो पारंपरिक अधिकारों को मान्यता भी दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करना नहीं है, स्वायत्त शासन स्थापित करना था, ठीक है। जनजातीय लोगों को शोषण मुक्त करना, ये भी सही है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हैं पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए होगा। कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद।